प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कवि बिहारी का अध्ययन करते हुए हम आज इस व्याख्यान में बिहारी की समास पद्धति पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने बिहारी की भक्ति और नीति के साथ साथ उनका उक्ति वैचित्र्य, उनकी बहुज्ञता, उनका अर्थ गांभीर्य, इन विषयों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम बिहारी के काव्य में उनकी जो समास पद्धति है कि उन्होंने किस प्रकार से छोटे से छोटे दोहों में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान किया है, इस विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। बिहारी जिस तरह अनुपम उक्ति वैचित्र्य एवं सरस अर्थ गांभीर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ये अपनी समास पद्धति के लिए भी विख्यात हैं, क्योंकि बिहारी ने छोटे से छोटे दोहों में बड़े बड़े प्रसंगों का विधान इतनी सरलता एवं निपुणता के साथ किया है कि उसे देखकर इन्हें कोई गागर में सागर भरने वाला बताता है तो कोई सत्सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर कहकर इनके दोहों को बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी इसी समास पद्धति के कारण बिहारी हिंदी के संपूर्ण मुक्तककारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल के मतानुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल माना जाता है। इस दृष्टि से बिहारी की समास पद्धति में एक और कल्पना की समाहार शक्ति का श्रेष्ठ रूप विद्यमान है, तो दूसरी ओर इनकी भाषा में अनुपम समास शक्ति भी दिखाई देती है। बिहारी की समास पद्धति का उत्कृष्ट रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ बिहारी ने छोटे छोटे दोहों में बड़े बड़े सांग रूपकों की सफल योजनाएं की हैं। जैसे क्रोधित नायिका के तेवर चढ़ने का वर्णन करते हुए बिहारी ने सांग रूपक की योजना करते हुए नायिका के मस्तक पर लगे हुए आड़े तिलक में धनुष की प्रत्यंचा का, नायिका की भ्रकुटी में धनुष का, कामदेव में बदिक का, युवकों में मृग का, नायिका के तिलक में बाण और नायिका की नासिका पर लगे हुए नुकीले तिलक में बाण के फल का आरोप करके इस छोटे से दोहे में बड़े सजीव ढंग से नायिका के द्वारा युवकों को आकृष्ट करने के लिए व्यापार का वर्णन किया है। इसमें खोरी पनच भ्रकुटी धनुष बदिक समर तजकानि हनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरतान। इसमें बिहारी ने कामदेव को बदिक बनाकर नायिका को वह साधन बनाया है जिसके द्वारा युवकों को मोहित किया करता है। ऐसे ही सफल योजना बिहारी के उस दोहे में मिलती है जहाँ बिहारी ने नायिका के मस्तक पर लगे हुए लाल बिंदु में मंगल का, मुख में चंद्रमा का, केशर की पीली आड़ में बृहस्पति का, नारी में राशि का और नायक के नेत्रों में जगत का आरोप करके एक सजीव सांगरूप की योजना की है। इसमें विशेषता यह भी है कि बिहारी ने रंगों का भी बड़ा ध्यान रखा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक राशि पर आ जाते हैं, तब जिस प्रकार घोर वर्षा होती है, उसी प्रकार यहाँ नायिका के सिंदूर बिंदु, सुंदर मुख एवं केसर की आड़ ने नायक के नेत्रों को रसमय कर दिया है। बिहारी जी की समास पद्धति में दूसरी विशेषता यह है कि बिहारी ने बड़े बड़े प्रसंगों को छोटे से एक ही दोहे में लाकर बड़ी सफलता के साथ नियोजित किया है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। उदाहरण के लिए बिहारी का वह दोहा ले सकते हैं जिसमें इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण करने का वर्णन किया गया है। यहाँ बिहारी ने दिखाया है कि जिस समय श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर धारण करते हैं,
उसी समय उन्हें राधिका जी सामने दिखाई दे जाती हैं। उन्हें देखते ही कंप नामक सात्विक भाव के कारण श्री कृष्ण का वह हाथ डगमगा जाता है जिस पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, और इससे वह पर्वत भी डगमगाने लगता है। इस डगमगाहट को देखकर समस्त ब्रजवासी घबरा उठते हैं और उनकी घबराहट देखकर श्री कृष्ण भी लज्जित हो जाते हैं। इतने बड़े प्रसंग को एक छोटे से दोहे में संगुफित कर देना यह बिहारी की निपुणता है। डिगति पान डिगु लात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरी दरस के खरे लजाने लाल। इतने बड़े प्रसंग को छोटे से दोहे में बिहारी ने जिस प्रकार से पिरोया है वह उनकी निपुणता का परिचायक है। ऐसे ही एक और लंबे प्रणय प्रसंग को बिहारी ने अपने छोटे से दोहे में पिरो डाला है, जिसमें नायिका ने प्रणयमान किया है और नायक उसे मनाकर हार गया, परंतु वह मान नहीं छोड़ पाई। तब नायक चुपचाप सोने का बहाना करके लेट गया और नायिका सोचती है कि अब तो सो गया है, मैं अपना मान छोड़ देती हूँ। इस प्रकार वह नायिका अपना मान छोड़ती है और बिहारी ने इस प्रसंग को छोटे से दोहे में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बिहारी की समास पद्धति की तीसरी विशेषता यह भी है कि बिहारी ने विभिन्न व्यापारों का वर्णन बड़ी निपुणता के साथ छोटे से दोहे में कर दिया। इसके लिए अन्य रीतिकालीन कवियों ने बड़े बड़े सवैये और कवित्र लिखे हैं, फिर भी उनके काव्य में वह धार नहीं आ पाई, जबकि बिहारी ने बड़ी सफलता के साथ विभिन्न व्यापारों को एक दोहे में पिरो डाला है। उदाहरण के लिए बिहारी का वह दोहा लिया जा सकता है जिसमें राधा जी वार्तालाप का आनंद लूटने के लिए श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर रख देती हैं। जब श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुमने मेरी मुरली तो नहीं छिपाई, तो वे जड़ सौगंध खा जाती हैं और सौगंध द्वारा मुरली के न होने का भाव व्यक्त करती हैं। परंतु जब कृष्ण जाने लगते हैं तो वह उन्हें लक्ष्य करके भौहों में मुस्कुराने लगती है और कृष्ण को उन पर पुनः संदेह हो जाता है। कृष्ण लौट पड़ते हैं और राधा से मुरली देने के लिए कहते हैं, परंतु राधा फिर मुकर जाती है और कहती है कि मैंने आपकी मुरली देखी नहीं। इस प्रकार के विभिन्न व्यापारों का वर्णन एक स्थान पर करके बिहारी ने सजीव समास पद्धति का प्रयोग किया है। उदाहरण जैसे दोहा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसें देन कहे नट जाए। ऐसे ही बिहारी की समास पद्धति में यह विशेषता भी है कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों से संबंध स्थापित करते हुए बिहारी ने नायिकाओं की स्थिति का संक्षिप्त किंतु मार्मिक वर्णन किया है। उदाहरण के लिए बिहारी ने एक पूर्व रागिनी नायिका के प्रेम की सच्चाई का वर्णन करने के लिए उसका संबंध सीता जी की अग्नि परीक्षा से स्थापित किया और लिखा, जिस तरह सीता जी दशमुख रावण के वश में रही थी, उसी तरह नायिका संकोच के वश में रही। जिस तरह सीता जी ने सत्य की परीक्षा के लिए अग्नि में अपने शरीर का शोधन किया, उसी तरह नायिका अपने प्रेम की सत्यता प्रकट करने के लिए रात दिन विरहाग्नि में शरीर को जला रही है। इस प्रकार समता देते हुए बिहारी ने सजीव समास पद्धति का प्रयोग किया है। बसी संकोच दस वदन बस, सांचु दिखावती बाल, शीसों सौदति तिय तनहि, लगनि अग्नि के ज्वाल। बिहारी की समास पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि जिस तरह बिहारी ने उपमा, रूपक, सांगरूपक आदि सादृश्य अलंकारों द्वारा लंबे लंबे प्रसंगों का छोटे से दोहे में विधान किया है, उसी तरह असंगति, विरोधाभास और विरोधमूलक अलंकारों का भी विधान किया है, जिससे दोहों में चमत्कार और सुंदरता आ गई है। उदाहरण के लिए
बिहारी ने असंगति अलंकार का प्रयोग किया है और वो बड़ी कुशलतापूर्वक निबद्ध करते हुए लिखा है कि प्रेम व्यापार में ध्रुव प्रेमियों के नेत्र उलझते हैं और उनका संबंध कुटुंब से टूट जाता है। फिर जो वस्तु टूटती है वह नहीं जोड़ी जाती, बल्कि चतुरों के चित्त जुड़ते हैं, और जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ गांठ नहीं पड़ती, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती है। इस तरह विधाता ने इस प्रेम व्यापार की विलक्षण रीति बना दी है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। इस तरह ये छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे भावों को, बड़े बड़े भावों को छोटे पदों में, छोटे दोहों में पिरो देना, ये बिहारी के अलावा कहीं भी संभव नहीं हो पाया। वे अपने एक दोहे में लिखते हैं, तंत्री नाद कवित रस, सरस राग और रति क्रीड़ा। इसमें जो अनबूढ़े हैं, अर्थात जो पूर्ण रूप से प्रविष्ट नहीं हुए, वे डूब जाते हैं, अर्थात वे कोई आनंद प्राप्त नहीं करते, और जो इसमें पूर्ण रूप से डूब जाते हैं वे तर जाते हैं, अर्थात उन्हें अभीष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस प्रकार छोटे छोटे दोहों में भावों का ऐसा गांधीर्य बिहारी के काव्य में ही देखने को मिलता है। अब धन्यवाद, और अगले व्याख्यान में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।